माँ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि अब मैं कमाने लगा हूं। अब तुम्हें इस तरह से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना खर्च निकाल सकता हूं। ध्रुव ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा। ध्रुव की माँ ने उसे प्यार से देखकर जवाब दिया, अरे मैं केवल तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आई थी। मैं अपने काम के सिलसिले से यहाँ से निकल रही थी तो सोचा तुझे भी देख लूं और तुझे इस महीने का कुछ जेब खर्च भी दे दूं। तुम मेहनत से पढ़ाई करो, अभी कमाने के बारे में मत सोचो। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, बाद में पूरी जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराकर कुछ देर उन्हें देखता रहा। माँ अपने कपड़ों को अपनी शॉल से छिपा रही थी। माँ ने पिछले 3 सालों में कुछ भी नहीं खरीदा था। उनके पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं था। ध्रुव ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, चलो माँ, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूं। तुम्हारे पास एक अच्छा कपड़ा नहीं है। ध्रुव की बात सुनकर माँ थोड़े बनावटी गुस्से के साथ बोली, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे काम भर के काफी कपड़े हैं। अभी तुम अपने पैसों को संभाल कर खर्च करो और पढ़ने में मन लगाओ। कपड़े फिर कभी खरीद लेंगे। ध्रुव जिद करते हुए बोला, माँ चलो ना, मैंने सच में अपनी पहली कमाई से तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए सोचा था। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े खरीद लेता हूँ। थोड़ी देर तक ऐसे ही जिद करने के बाद अंत में माँ चलने को तैयार हो जाती हैं। ध्रुव अपनी माँ को लेकर एक मॉल में आ गया। ध्रुव केवल कपड़े ही नहीं खरीदना चाहता था, वो अपनी माँ को इस तरह की जगह भी दिखाना चाहता था। ध्रुव चाहता था कि उसकी माँ दुनिया में होते हुए बदलावों को भी देख सके। दोनों ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते जा रहे थे। एक स्टोर के सामने मैनिक्विन में लिपटे शॉल को देखते ही ध्रुव की माँ की आंखों में चमक सी आ गई। ध्रुव ने ध्यान दिया कि शॉल वास्तव में काफी अच्छी थी। एक दिन पहले वो उसी स्टोर के सामने से गुजरने के लायक भी नहीं था, पर आज वो चाहता तो पूरा स्टोर खरीद कर अपनी माँ के पैरों में डाल सकता था। आओ माँ, अंदर चलते हैं। ध्रुव और उसकी माँ स्टोर में दाखिल हुए। वो साधारण से कपड़े पहने थे। उन्हें आता हुआ देखकर स्टोर अटेंडेंट उन्हें ग्रीट करने आ गई। हेलो सर, हेलो मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ध्रुव ने स्टोर अटेंडेंट को देखा। उसकी ड्रेस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उसका नाम पढ़कर ध्रुव ने उसे नाम से बुलाते हुए कहा, हाय डेजी, मैं अपनी माँ के लिए कुछ अच्छी सी ड्रेस खरीदना चाहता हूँ। क्या आप बाहर मैनेकिन में जो शॉल लगे हैं उनमें से कुछ दिखा सकते हैं? स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ को थोड़ी बुरी नजरों से देखकर एरोगेंटली जवाब देती है, ओके सर, हमारा स्टोर ना थोड़ा महंगा है, मुझे नहीं लगता यहाँ आप लोगों के लिए कुछ मिलेगा। स्टोर अटेंडेंट ध्रुव और उसकी माँ का रास्ता रोककर खड़ी थी। इसके साथ ही उसने स्टोर के एक मेंबर को फर्श की ओर इशारा किया। दूसरा शख्स कोने में खड़ा था। वो वैक्यूम लेकर उस जगह को साफ करने लगा जहां ध्रुव और उसकी माँ खड़ी थी। स्टोर अटेंडेंट काफी एरोगेंट थी। अपनी इस हरकत से उसने बगैर बोले कह दिया था कि आप लोग बाहर निकल जाइए। ध्रुव को उसका ये तरीका पसंद नहीं आया था। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपका? जिस पर स्टोर अटेंडेंट ने बहुत लापरवाही से जवाब दिया, मतलब ये है कि आप लोग इस स्टोर के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज आप अपना और हमारा टाइम वेस्ट न करें। इतना कहकर स्टोर अटेंडेंट ने अपनी भौं ऊपर उठाकर लक्ष्य को देखा। लक्ष्य उसकी इस बेखुदी हरकत से नाराज था। अभी वो कुछ जवाब देता तभी माँ ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, सॉरी, मेरा लड़का मेरे लिए कुछ खरीदना चाहता था। हमें नहीं पता था ये स्टोर इतना महंगा है। चलो कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं। पर ध्रुव अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हटा। उसने अपनी जेब से अपना कार्ड निकालकर स्टोर के अटेंडेंट के हाथ में रखते हुए कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके स्टोर के कपड़े कितने महंगे हैं जिन्हें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। एक दिन पहले अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो शायद ध्रुव इस बेइज्जती का घूंट पीकर स्टोर से बाहर निकल जाता, पर आज वो अलग था। पर स्टोर अटेंडेंट ने इतना अजीब सा कार्ड पहले कभी नहीं देखा था। ये कार्ड ध्रुव को निहाल ने दिया था, जिसमें उसकी फैमिली का बैज भी था, द गिल फैमिली। ये कार्ड बैंक ने स्पेशली गिल फैमिली के लिए डिजाइन किया था। इसमें कहीं भी बैंक का नाम नहीं था। पूरे कार्ड में केवल गिल फैमिली के लोगों और द गिल फैमिली के अलावा और कुछ नहीं था। कार्ड को आगे पीछे से देखने के बाद स्टोर अटेंडेंट डेजी ने कार्ड को कचरे के डिब्बे में फेंकते हुए कहा, मैंने कहा ना ये स्टोर काफी महंगा है
और हमारी रेंज ही 3 लाख रुपए से शुरू होती है। तुम अपने स्टूडेंट अकाउंट से यहाँ कुछ नहीं खरीद पाओगे। चलो मेरा टाइम बर्बाद मत करो और बाहर निकलो। तुम तुरंत बाहर नहीं निकले ना तो मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। स्टोर अटेंडेंट की हरकत को देखकर ध्रुव गुस्से में कुछ कहने जा रहा था कि तभी एक मैच्योर और पोलाइट आवाज गूंजी। क्या तुम इस तरह से कस्टमर्स को ट्रीट करती हो? इस आवाज को ध्रुव ने देखा। इस आवाज के साथ ही डेजी भीगी बिल्ली की तरह दुबक गई। स्टोर से आ रही वैक्यूम क्लीनर की आवाज बंद हो गई। स्टोर का सारा स्टाफ अपना अपना काम करने लग गया। ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा। शानदार कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का काफी हैंडसम शख्स सामने खड़ा था। उसे देखकर डेजी इतना ज्यादा डर गई थी कि उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। कौन था ये शख्स? क्या ये पहचानता था ध्रुव को? क्या ध्रुव? मिस्टर गहलोत, आप? स्टोर अटेंडेंट ने जब सामने तेज सिंह गहलोत को खड़े हुए देखा तो वो चौंक गई। वो अपने कस्टमर से सच में बहुत बुरे तरीके से पेश आ रही थी। उसने कभी सोचा तक नहीं था कि अचानक से मैनेजर ब्रांच स्टोर में आ जाएंगे। आमतौर पर ऐसे हाई लेवल के मैनेजमेंट कभी ब्रांच स्टोर में नहीं विजिट करते थे। सर, मैं आपके लिए कुछ लाऊं? डेजी ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान के साथ कहा। गहलोत को उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी बात कहता गया। मैंने तुम्हें ट्रेनिंग के दिनों में समझाया था कि हमारा हर कस्टमर हमारे लिए वीआईपी गेस्ट है और तुम अपने वीआईपी गेस्ट को ऐसे ट्रीट करती हो। ज्यादातर इस लेवल का मैनेजमेंट स्टाफ अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने देता। सभी आमतौर पर एक शांत और गंभीर चेहरे के साथ बात करते थे। इसीलिए डेजी समझ नहीं पाई कि असल में मिस्टर गहलोत इस बात से काफी नाराज थे और डेजी अपने बचाव में कहने लगी। आई एम सॉरी सर, पर अभी तक आप सिचुएशन समझ नहीं पाए हैं। ये हमारे कस्टमर नहीं है। असल में ये लोग यहाँ के कपड़े अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। केवल वो वीआईपी जो हमारे कपड़े अफोर्ड कर सकते हैं उनका हमारे यहाँ स्वागत है। पर ये लोग बेकार में हमारा टाइम वेस्ट करने आ जाते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू है सर, और मैं अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन को बनाए रखने की कोशिश कर रही हूँ। डेजी ने अपनी अक्ल के हिसाब से जवाब दे तो दिया। गहलोत अब अपने कस्टमर के सामने डेजी जैसी कम अक्ल के साथ ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं था। वो शांति से ट्रैश कैन के पास गया और उस कचरे के डिब्बे जिसमें फलों के छिलके, बीज और ढेर सारी रद्दी पेपर्स पड़े थे, गहलोत ने खुद झुककर कचरे के डिब्बे में से ध्रुव का कार्ड निकाला। उसे सैनिटाइजर से साफ किया। डेजी को शर्मिंदा करने के लिए इतना काफी था। पर हैरत की बात तो ये थी कि गहलोत खुद ही डर और हैरानी से कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था, और वो ऐसे देख रहा था जैसे उसने भूत देख लिया हो। गहलोत ने हैरत से डरते हुए पूछा, सर, क्या ये आपका कार्ड है? गहलोत कभी कार्ड को तो कभी ध्रुव को देख रहा था। ध्रुव ने बहुत ही कैजुअल टोन में शांति के साथ कहा, हाँ। डेजी गहलोत को इस तरह से काम करता देखकर थोड़ी, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गहलोत उस आम से कस्टमर को ऐसे क्यों देख रहा था। डेजी ने आगे बढ़कर कहा, मिस्टर गहलोत, आई एम सॉरी, मुझे कस्टमर का कार्ड इस तरह से कचरे के डिब्बे में नहीं फेंकना चाहिए था, लेकिन मैं आपका इस तरह का बिहेवियर देखकर थोड़ी परेशान हूँ। अभी डेजी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि गहलोत जोर से उसे डांटते हुए बोला, शट अप और जाकर हमारे वीआईपी कस्टमर्स के लिए चाय बनाओ। आप बता दूं कि इस साल तुम्हें तुम्हारा बोनस और ईयर एंड रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं। अगर तुम्हें यह गलत लग रहा है तो अभी इसी समय रिजाइन कर दो। गहलोत बिजनेस टूर में देश विदेश और कई बार विश्व के कई बड़े बिग शॉट लोगों से मिल चुका था। वो इस तरह के बैंक कार्ड को पहचानता था। अच्छी बात यह थी समय पर आ गया, नहीं तो आज वो ध्रुव जैसे बिग शॉट को न केवल खो देता बल्कि नाराज भी कर सकता था। उसकी इस हरकत से यहां जो नुकसान होता वो तो होता ही, उनका इंटरनेशनल बिजनेस भी इससे अफेक्ट हो जाता। उसने ध्रुव का कार्ड अच्छे से साफ कर ध्रुव को वापस करते हुए कहा, आई एम सॉरी सर, मैं अपने स्टाफ की तरफ से माफी मांगता हूँ। आप प्लीज अंदर आइए। आप लोग अपने लिए कुछ पसंद कीजिए। मैं हमारे स्टोर की तरफ से माफी के तौर पर आपके लिए कुछ निकालता हूँ। गहलोत को इस तरह से बात करता हुआ देखकर ध्रुव समझ गया था
कि गहलोत इस कार्ड के बारे में अच्छे से जानता है। ध्रुव ने कहा, मुझे जो भी लेना होगा उसके लिए पे कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता आपका स्टोर हमें यहाँ पसंद कर रहा है। गहलोत ने तुरंत अपना सिर हिलाकर फिर से माफी मांगी। वो आमतौर पर बहुत शांत रहता था, और इस समय उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गहलोत अच्छे से जानता था कि उसके सामने जो लड़का खड़ा था उसे नाराज नहीं किया जा सकता था। गहलोत को छोड़ो, उसके लग्जरी ब्रांड के पूरी बिजनेस चेन में कोई भी इस लड़के को नाराज नहीं कर सकता था। गहलोत ने तुरंत अपनी जेब से 2 गोल्डन कार्ड्स बाहर निकाले और ध्रुव को सौंपते हुए कहा, सर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी स्टोर अटेंडेंट को नासमझ समझकर आप माफ कर देंगे। वो आप लोगों को पहचान नहीं पाई। इसमें सबसे बड़ा कसूर आपकी सादगी का है। मैं सोचता हूं कि आप अपनी इस सादगी के कारण हमें माफ कर देंगे। और सर, हमारी तरफ से इस गोल्डन मेंबरशिप कार्ड को आपको ऑफर करने में मुझे काफी खुशी होगी। प्लीज इसे एक्सेप्ट करें सर। ध्रुव ने जब स्टोर मैनेजर को इतने अच्छे से बात करते हुए देखा तो उसे कुछ अच्छा महसूस हुआ। वैसे भी उसे पहली बार इतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी। ध्रुव ने स्टोर मैनेजर की रिक्वेस्ट मानते हुए गोल्डन मेंबरशिप कार्ड ले लिए। इन गोल्डन मेंबरशिप कार्ड से ध्रुव दुनिया में जब तक इस ब्रांड स्टोर में शॉपिंग करेगा वो फ्री रहेगी। ध्रुव ने पूछा, क्या आप सच में मुझे जानते हैं? गहलोत ने एक पल सोचकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप लोगों से टच बना सकूं। हालांकि मैंने यूरोप में एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी हमारे अपने ब्रांड की। वहां हमारे ब्रांड के चेयरमैन के साथ एक सज्जन बैठे थे। मैंने उनके हाथ में ये कार्ड देखा था। उनके कार्ड में भी ऐसा ही एक निशान बना था। ध्रुव ने मुस्कुराकर गहलोत को देखा कि तभी उसकी नजर स्टोर के अटेंडेंट पर पड़ी और वो डर और हैरानी से कभी ध्रुव को तो कभी गहलोत को देखे जा रही थी। ध्रुव को धीरे धीरे ताकत का नशा चढ़ता हुआ महसूस हो रहा था। मिस्टर गहलोत, एग्जैक्टली ये कौन था? डेजी पिछले कई सालों से इस लग्जरी स्टोर में काम कर रही थी और उसने कभी गहलोत को इतना पोलाइटली बात करते हुए नहीं देखा था। उनकी पोलाइटनेस में एक डर साफ दिख रहा था। गहलोत ने डेजी की तरफ देखकर इमोशनलेस चेहरे के साथ कहा, डेजी, आज तुमने हम सबको मरवा ही दिया था। अगर तुम्हारे कारण वो शख्स नाराज हो जाता तो केवल तुम्हारा स्टोर ही नहीं, हमारे पूरे ब्रांड की बिजनेस चेन ही बर्बाद हो गई होती। और अगर उसने तुम्हें माफ न किया होता तो मुझे तुम्हारे साथ साथ इस शहर के नहीं, पूरे देश के सारे स्टोर बंद करने पड़ते और मुझे अपने यूरोपियन बॉसेस को जवाब देना भारी पड़ जाता। ट्रेनिंग के समय तुमसे कहा गया था कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना। गहलोत की बात सुनकर डेजी हैरानी से गहलोत को देख रही थी, पर अभी भी उसे मामले की सीरियसनेस का अंदाजा नहीं हो पा रहा था। ऐसा कौन था वो? गहलोत ने उसकी मासूमियत पर उसकी तरफ हंसते हुए देखकर कहा, हमारे पास इतना राइट नहीं है कि हम उसकी आइडेंटिटी जानने की कोशिश भी करें। तुम बस इतना समझो कि जिस कार्ड को तुमने डस्टबिन में डाल दिया था वो कार्ड उसे स्विस बैंक ने इशू किया था। गहलोत की बात सुनते ही डेजी के शरीर में डर की सिरहन दौड़ गई। स्टोर के सभी लोगों ने साफ देखा कि डेजी के पैर कांप रहे थे। उसकी समझ में आ गया था कि गहलोत डरने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो सच में डरा हुआ था। शॉपिंग करने के बाद ध्रुव माँ के साथ खाना खाने गया। वहां से टैक्सी कर उसने माँ को वापस भेज दिया। अभी ध्रुव यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा था। ध्रुव के मोबाइल में लगातार मैसेजेस आ रहे थे। मोबाइल बगैर देखे ध्रुव समझ गया कि यह मैसेज उसे कार्तिक भेज रहा होगा। ध्रुव ने मोबाइल खोला और कार्तिक ने मैसेज भेजा था, ध्रुव, आज तुम काम पर नहीं आ रहे हो क्या? करके प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेते आना। मैंने उसे वादा किया है कि अगर वो मुझे बेडरूम में सेटिस्फाई करेगी तो मैं उसे आज लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा परफॉर्मर बना दूंगा। अच्छा होगा कि तुम जल्दी से प्रोटेक्शन के लिए कुछ ले आओ। मैं उसे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ेगी। ध्रुव ने अपने फोन में उस लाइव ब्रॉडकास्ट एप्लीकेशन को खोला जिसमें जैस्मिन अपना लाइव परफॉर्मेंस देने जा रही थी। ध्रुव को यह देखकर कोई हैरत नहीं हुई कि जैस्मिन दुनिया के सामने लाइव परफॉर्म कर रही थी। उस लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कार्तिक भी जैस्मिन के पीछे खड़ा था। अगर पहले कभी ध्रुव ने यह नजारा देखा होता तो उसे जैस्मिन और कार्तिक दोनों पर बहुत गुस्सा आता, पर अब वो दोनों की हकीकत जान चुका था। इसके अलावा अब ध्रुव भी पहले वाला ध्रुव नहीं रहा था। जैस्मिन के पीछे सैकड़ों लोग पागल थे।
पर जैस्मिन कभी किसी को अपने लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में आना अलाउ नहीं करती थी। ये हैरानी की बात थी कि कार्तिक जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में मौजूद था और जैस्मिन लाइव अपना बेहुदा परफॉर्मेंस दे रही थी। जैस्मिन अपने शरीर की नुमाइश कर रही थी और लोग उसे देखकर पागल होते जा रहे थे। अपनी हॉट परफॉर्मेंस के बाद जैस्मिन मुड़ी और कार्तिक के गले लिपटकर उसे लगातार किस करने लगी। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में उसकी इस हरकत को देखकर हल्ला मच गया। दूसरी तरफ कार्तिक ने अपना मोबाइल उठाया और जैस्मिन के लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में 40,000 रुपए डाल दिए। लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में कमेंट तैरने लगे, सो कूल कार्तिक, तुमने अब तक 1 लाख रुपए उसे दिए हैं। इतने पैसे कई स्टूडेंट्स के कई महीनों के खर्च के बराबर थे। दरअसल आज जैस्मिन इस एप्लीकेशन में अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए ये सब कर रही थी। अगर उसके परफॉर्मेंस को ज्यादा लोग देखेंगे और उस पर पैसों की बारिश करेंगे तो जैस्मिन की रैंकिंग बढ़ जाएगी। इसके अलावा कार्तिक ने उसे फर्स्ट रैंक तक पहुंचाने का वादा किया था। कार्तिक जैसे रईस लड़के के लिए पैसे कोई मायने नहीं रखते थे। कार्तिक, तुम्हें पाकर मैं खुश हूँ। जैस्मिन ने कार्तिक की गोद में बैठते हुए बहुत ही सेडक्टिव आवाज में कहा। उस लाइव ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म में जैस्मिन अकेली ऐसी थी जिसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स देख सकते थे और उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के थे जिनके पास आमतौर पर इतने पैसे नहीं होते थे। इस तरह जैस्मिन जैसी लड़कियों पर पैसे फेंकना सबके बस की बात नहीं थी। कि केवल रईस बाप की बिगड़ी औलादों के शौक थे और ज्यादातर लड़के अगर शो मुफ्त में अवेलेबल हो तो उसे देख लेते थे। अगर सही कहीं तो किसी भी मॉडल के परफॉर्मेंस में अगर 80,000 से 1 लाख रुपए तक आ जाएं, तो वो टॉप 10 परफॉर्मर्स की लिस्ट में आसानी से आ जाती थी। पर कार्तिक ने जैस्मिन के लिए 2.5 लाख रुपए एक बार में ही डाल दिए। इससे ये तय था कि जैस्मिन इस हफ्ते की टॉप परफॉर्मर बन जाएगी। हालांकि जैस्मिन ने जब परफॉर्मर रैंकिंग लिस्ट को देखा तो हैरान थी कि उसका नाम टॉप 10 में भी नहीं था। जैस्मिन ने चेक करने के लिए जब सभी परफॉर्मर्स का चार्ट खोला तो देखा किसी ने जैस्मिन को छोड़कर बाकी परफॉर्मर्स पर पैसे डाल दिए थे। जैस्मिन हैरान थी। ये इम्पॉसिबल है। अभी कुछ सेकंड्स पहले जैस्मिन दूसरे नंबर पर थी और अचानक खिसक कर 11वें पायदान पर खिसक गई थी। जैस्मिन को लगा जैसे जरूर सिस्टम में कोई गड़बड़ हुई होगी। पर आज परफॉर्मर का रेट 5 लाख से शुरू हो रहा था। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। कार्तिक, अब हम लोग क्या करेंगे? बाकी सभी के रिवॉर्ड मुझसे ज्यादा है। जैस्मिन पूछ ही रही थी। कार्तिक ने जैस्मिन को अपनी गोद में बिठाते हुए इशारा किया कि उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में उससे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं था। इसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कार्तिक से पंगा ले। कार्तिक ने जैस्मिन को रिलैक्स करने के लिए कहा, डोंट वरी, मैं अभी तुम्हारी रैंकिंग बढ़ा देता हूँ। इतना कहकर कार्तिक ने जैस्मिन के अकाउंट में सीधे 8 लाख रुपए डाल दिए। इतने पैसों के आते ही जैस्मिन की रैंकिंग एक पल में टॉप 10 में आती दिखने लगी। पर अगले ही पल वापस टॉप 10 से, क्योंकि आज टॉप 10 लिस्ट में आने के लिए मिनिमम अमाउंट 15 लाख रुपए थे। हैरानी से कार्तिक ने लाइव ब्रॉडकास्ट रूम खोलकर देखा तो पता चला कि बाकी सभी के अकाउंट्स में एक शख्स पैसे डाल रहा था जिसका यूजर नेम था एक लूजर और एक चुड़ैल। तो इस अधूरी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए _टून्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल